मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश का राजनीतिक माहौल, राजनीतिक तापमान गरमाया हुआ है। सूरत की एक अदालत ने एक फैसला दिया और उस फैसले को लेकर देश में जो राजनीति है वो उफान पर आ गई है। इस वक्त हमने देखा कि आज शनिवार का दिन था, लेकिन इसके बावजूद जो है आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता सूरत के अदालत के उस फैसले के बाद जा चुकी है। और अपनी सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए और उन्होंने ताबड़तोड़ पत्रकारों के सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन वो राहुल गांधी ने जवाब वही दिए जो वो देना चाहते थे। यानी अडानी के मसले पर वो खूब खुलकर बोले, देश में लोकतंत्र नहीं है इस मसले पर खूब खुलकर बोले, सरकार पर खूब धुआंधार उन्होंने हमले किए। लेकिन सूरत की अदालत ने उनको जिस मामले में दोषी करार दिया, उस मामले को राहुल गांधी गोल कर गए। राहुल गांधी ने उस पर कहा यह कानूनी मसला है, मेरी कानूनी टीम जवाब देगी, जबकि यह पूरी लड़ाई ही कानूनी है, यह पूरा मसला ही कानूनी है। क्योंकि फिर कह रहा हूं, यह जो राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने मानहानि का केस में जो उनको गुनाहगार ठहराया, यह केस आज के 4 साल पहले का है। तब राहुल गांधी अडानी का मुद्दा नहीं उठाते थे, तब राहुल गांधी राफेल का मुद्दा उठाते थे, जिस पर जाकर उन्होंने कोर्ट में माफी मांग ली। 4 साल पुराने इस मामले में राहुल गांधी ने दरअसल कहा था कि सारे जो मोदी हैं वो सारे चोर क्यों होते हैं। और इसी मसले पर एक समुदाय का अपमान करने, ओबीसी समाज का अपमान करने, एक समुदाय का, एक जाति का अपमान करने के लिए सूरत की कोर्ट ने उन्हें जिम्मेदार ठहराया, मानहानि का जिम्मेदार ठहराया, और इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। लेकिन राहुल गांधी अभी से अडानी की लड़ाई, अडानी वर्सेस मोदी की लड़ाई बना रहे। राहुल गांधी जो मूल सवाल हैं उनके जवाब देते तो नजर नहीं आते, लेकिन वो अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं। इससे साफ लगता है कि राहुल गांधी दरअसल 2024 के चुनावों के लिए खुद को एक बलि का बकरा दिखाना चाहते हैं, शहीद के रूप में दिखाना चाहते हैं। और यह दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने लंदन में जो कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। और भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, इसलिए उनकी सदस्यता जो है वो चली गई है, क्योंकि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। जो आपके मन में आता है वो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि भारत में अब स्थिति ऐसी है कि जो आपके मन में आए वो आप नहीं बोल सकते। इसका मतलब राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि अगर वो कहना चाहते हैं कि सारे देश के मोदी चोर हैं, सारी ओबीसी जाति के लोग चोर हैं, तो उनको यह भी कहने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यह भी उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। अब बीजेपी ने इस मसले को, हालांकि उन्होंने मोदी नाम लिया था, लेकिन बीजेपी ने इस मसले को ओबीसी समाज की लड़ाई बना ली है। क्योंकि राहुल गांधी अगर राजनीति कर रहे हैं तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी कह रही है इस पूरे मसले से हमारा क्या लेना देना, सरकार का क्या लेना देना, यह जो फैसला है तो कोर्ट का फैसला है। और बीजेपी अब इसको जो है कह रही है कि दरअसल पूरी ओबीसी समाज का अपमान किया है, और ओबीसी चुनावों में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये जो कोर्ट की लड़ाई थी, अदालत की लड़ाई थी, ये राजनीति पर जो आ गई है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। राजनीति पर आई कानूनी लड़ाई, ये कानूनी लड़ाई होनी चाहिए थी। कांग्रेस को, राहुल गांधी को इस पर कानूनी तौर पर लड़ना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने इसको राजनीतिक लड़ाई बना दी है। तो जब राजनीतिक लड़ाई बना दी है तो बीजेपी और कांग्रेस इस पर आमने सामने है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आइए सुन लेते हैं राहुल गांधी ने दरअसल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब उनसे इस पूरे मसले के जो मूल में है राहुल गांधी का बयान और कोर्ट का फैसला, जब उस पर इनसे सवाल पूछा गया राहुल गांधी से, तो उन्होंने कैसे इन सवालों को दरकिनार कर दिया। सुनिए। राहुल जी पूरी कांग्रेस पार्टी, सर पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप चाहे वो गुजरात की कोर्ट ने आपको सजा सुनाई या आपका निलंबन हुआ, ये सब कुछ केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है। तो जो ये दलील है कि कानून ने आपको सजा दी है और उसी की वजह से आपका निलंबन भी हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लीगल मैटर है, लीगल मैटर है। मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूं। मैं लीगल मैटर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता हूं। हाँ संजीव, अगर आपके लीगल सवाल होंगे तो आप हमारी लीगल टीम से पूछ लीजिए।
तो आपने सुना राहुल गांधी ने कहा लीगल जो सवाल है उसके जवाब हमारी लीगल टीम से पूछ लीजिए। तो ये इस तरह से, और राहुल गांधी ने यह भी कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि दरअसल मैंने जो कुछ कहा वो मैं जो कुछ कहता हूं वो सोच समझ कर कहता हूं। ये राहुल गांधी ने कहा। इसका मतलब जो उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर होते हैं, बहुत सोच समझ कर कहा था, और अगर सोच समझ कर कहा था और अगर अदालत ने उसको गलत माना है तो फिर ये कानूनी लड़ाई ही हो सकती है कि मेरा बयान सही था या अदालत का फैसला सही था। ये राजनीतिक लड़ाई क्यों बनी? बीजेपी ने पलटवार किया। क्या कहा बीजेपी ने, आइए सुन लीजिए। अपनी आदत के मुताबिक राहुल गांधी ने भटकाने की कोशिश की, गलत बयानी की और विषय पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी को सजा हुई है 2019 में उनके एक भाषण पर। आज राहुल गांधी ने क्या बोला? उनका कमेंट था, मैं सोच समझकर बोलता हूं। तो राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा था? ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। और इस मसले पर देश भर से तमाम रिएक्शन, देश भर में जो तमाम पॉलिटिकल नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं, इस मसले पर वो राजनीति में कूद पड़े हैं। हर तरफ से बयानों की जो है बाढ़ आ गई है। आइए कुछ बयान सुन लेते हैं इस पूरे मसले पर क्या कहना है राजनेताओं का, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी। सुनिए। जिस तरह से अमर्यादित भाषा और आचरण राहुल गांधी ने उस प्रेस वार्ता में प्रदर्शित किया, यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का चरित्र आपातकाल वाला है। और हमारे मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष में रहते हुए भी अगर कोई लोकतंत्र का और मीडिया का गला घोटने का प्रयास कर रहा है तो वो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी, प्रश्न चिन्ह और सवाल भारत के मजबूत लोकतंत्र पे नहीं लग रहे। ये प्रश्न चिन्ह आपके जो चरित्र है उस पे लग रहा है। प्रश्न चिन्ह जो आपकी आस्था मीडिया में होनी चाहिए, और आप अपमानित करते हैं एक पत्रकार को जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, ये उस पे लग रहा है। इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी। कुछ लोगों को और कुछ परिवारों को ये गलत फहमी है कि इंदिरा इंडिया है और वो स्वयं भारत की आवाज़ है। भारत की आवाज़ 2014 और 2019 में पूरे देश को सुनाई दे रही थी। परंतु आज जब राहुल गांधी इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, ट्वीट करते हैं, तो क्या उनका कहने का और कांग्रेस पार्टी के कहने का तात्पर्य ये है कि कोर्ट ने भारत की आवाज़ को दबाया है? क्या कोर्ट ने उनकी आवाज़ को दबाया है? एक तो ओबीसी समाज का इतना बड़ा अपमान करते हैं और फिर उस पर कुछ लोग और कुछ परिवार और पार्टियां गर्व महसूस करते हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, अहंकार कि हम कानून से बड़े हैं, ये उनकी सामंतवादी सोच को भी दर्शाता है। नहीं, उनकी आवाज़ कौन रोक रहा है जी? ये जो बोले मोदी सरनेम के लोग सारे चोर होते हैं, ये किसी ने आवाज रोकी उनकी? इस देश में लोकतंत्र है इसलिए तो बोल रहे हैं ना वो, लेकिन सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आप किसी को गाली नहीं दे सकते। और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं आवाज दबाई जा रही है। कौन बोल रहा है जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ? सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, लेकिन बोलते समय ध्यान नहीं रख रहे कि कोई परंपराएं भी होती है, सारी जाति चोर नहीं होती है। तो उन्होंने सारी जाति को, ओबीसी समाज को चोर कहा, मोदी सरनेम वालों को, तो ओबीसी समाज में आक्रोश आ गया। कोई आदमी कोर्ट में गया, कोर्ट ने फैसला दिया
आपके पास जो ऑप्शन है उसके तहत कार्रवाई करो। आप कोर्ट पे नहीं मानोगे तो लोकतंत्र को नहीं मानने वाली कांग्रेस है। राहुल गांधी जी ने कोई गलत नहीं किया और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विद्वेष की भावना के कारण किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि राहुल गांधी जी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीतियों के खिलाफ बुलंद आवाज़ से उठाते रहे हैं और ये उनको ठीक नहीं लगा तो वो भी अपनी तरफ से राहुल गांधी जी को डराने धमकाने का काम करते हैं, जिसको कोई प्रश्न ही नहीं पता होता और इसलिए कोई माफ़ी मांगने का भी प्रश्न नहीं है। राहुल गांधी के साथ जो सेंटेंस था देते वक्त ध्यान रखना चाहिए था कि वो एक साधारण व्यक्ति हैं, फर्स्ट ऑफेंडर हैं, कोई उनका आपराधिक इतिहास नहीं। उनके पिता देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, कोई अपराधी नहीं है। उनकी दादी देश की प्रधानमंत्री रही है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। उनका परिवार एक ऐसा परिवार है जिस पर गर्व किया जा सकता है। सारा पॉलिटिकल है। जिस केस में मैक्स टू मैक्स पनिशमेंट 2 साल की हो नहीं सकती, क्यों कर दी? क्योंकि राहुल गांधी जी का सामना संसद में भाजपा या मोदी नहीं कर सकते थे। राहुल गांधी जी बड़े कौभांडों का मुद्दा, युवाओं की रोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, उस पे लड़ते थे। हमारे जवानों की सुरक्षा के मुद्दे पे लड़ते थे, उसको बोलने नहीं देना था। तो एक ये साजिश की तहत सारा दुरुपयोग हुआ है। जो बात कर्नाटका में बोली गई थी उसका गुजरात में ज्यूरिडिक्शन ही नहीं था। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को यह साजिश लगता है और कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कोर्ट ने अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर फैसला सुनाया, और साथ साथ कांग्रेस के कुछ नेता ये भी मानते हैं कि राहुल गांधी क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, इसलिए सजा देते वक्त अदालत को उनका बैकग्राउंड देखना चाहिए था। बड़ी दिलचस्प बात है कि 140 करोड़ लोगों के लिए कानून एक, लेकिन राहुल गांधी के लिए उनका बैकग्राउंड देखकर ही अदालत को फैसला सुनाना चाहिए था। बहरहाल इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरा आज का 2 टूक का सवाल आपके सामने है। आज 2 टूक में जो सवाल उठाऊंगा वो मेरा सवाल सुन लीजिए। 2 टूक में मेरा आज का सवाल, जिस पर आज की इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, अदालती फैसले को राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ बनाया हथियार, पर कांग्रेस की ये राजनीति कितनी असरदार? जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। अदालती फैसले को राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ बनाया हथियार, पर कांग्रेस की ये राजनीति कितनी असरदार, ये मेरा सवाल। और इस पर मेरे साथ 3 मेहमान जो है इस चर्चा में, डिबेट में जुड़ रहे हैं। आइए तीनों मेहमानों का परिचय करवा दूं। तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ संजय राणा जुड़ चुके हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। तहसीन पूनावाला जी, आपसे शुरुआत करता हूं। इस बात के लिए मैं राहुल गांधी की तारीफ करूं या क्या कहूं कि जिस तरह से उन्होंने एक कोर्ट के फैसले को राजनीतिक हथियार बना लिया, एक अदालत का फैसला जो उनके खिलाफ आया उसको उन्होंने एक राजनीतिक हथियार बना लिया सरकार के खिलाफ। अब ये कितना असरदार हो गए तो 2024 में पता चलेगा, लेकिन क्या इसे राहुल गांधी की कह सकते हैं कि राहुल गांधी राजनीति सीख गए? कैसे उन्होंने एक अदालती फैसले को भी राजनीतिक मोहरा बना दिया? तहसीन जी, आप म्यूट पर हैं क्या? थैंक यू अशोक। जी, थैंक यू अशोक जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। देखिए, आपका जो मूल सवाल है कि क्या कांग्रेस इस वक्त राजनीति कर रही है, सवाल ये नहीं है। सवाल, और मैं आपके सवाल का सम्मान करता हूं, इस मुल्क का सवाल इस वक्त ये है कि जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोलते हैं, तहसीन जी, आप उसको जी तहसीन जी, अच्छा हुआ आपने मेरे सवाल का सम्मान किया। आपने ये नहीं कह दिया अशोक जी बीजेपी का बिल्ला लगा कर आया करो। देखिए, मैं एक चीज आपके शो पे ऑनेस्टली कहना चाहता हूं। मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, मैं हमेशा कांग्रेस को वोट किया, लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ चीजों को कभी भी निजी और पर्सनल नहीं होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जी, मैं इसके लिए आपका सम्मान करता हूं हमेशा। मैं इसके लिए हमेशा आपका सम्मान करता हूं। जी, और पत्रकार का काम है टफ सवाल पूछे, जितना टफ सवाल पूछे हम जैसे लोगों को मौका मिलेगा अपनी बैटिंग करने का और स्किल दिखाने का। अगर आप टफ सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अब मेरे सवाल का ही जवाब दीजिए सीधा सीधा पहले कि क्या आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस राजनीति इस पर करे? बीजेपी भी कर रही है, मैं बीजेपी से भी सवाल पूछूंगा, लेकिन मेरा मूल सवाल यह है कि भाई ये पूरा मसला तो एक कोर्ट का फैसला है।
कांग्रेस ने अब तक जो अपनी जो है कानूनी लड़ाई के लिए कुछ नहीं किया। कानूनी रूप से राहुल गांधी को राहत मिले, उनकी सजा पर स्टे लगे, या उनको जो है उनकी जो सदस्यता गई है उसको स्टे लगे, उसको रीथिंक हो, उसको लेकर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लेकिन कांग्रेस इस पर सीधा सीधा राजनीति कर रही है। तो फिर यह क्यों ना माना जाए कि 2024 की पृष्ठभूमि में सब हो रहा है? नहीं, 2024 के लिए तो कांग्रेस को लड़ना है, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसलिए इस वक्त इस मुद्दे को उठा रहे क्योंकि यहां पर एक दो फॉल्ट्स है। देखिए, एक बार बार कांग्रेस पे सवाल उठाया जा रहा है। कल यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी और धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये कहा कि कांग्रेस जानबूझकर राहुल जी के लिए उन्होंने अपील नहीं की। ये बात गलत है। जजमेंट की कॉपी अपलोड हुई रात को, फ्राइडे था, जजमेंट की कॉपी मिली सुबह। आपको ओरिजिनल कॉपी ही देना पड़ता है अगर आपको अपील करना पड़ता है, वकालतनामा साइन करना पड़ता है। तो फ्राइडे को तो होता ही नहीं, वो मंडे को वैसे चला जाता। तो वैसे अगर सेशंस कोर्ट पे जाते तो उसकी हियरिंग सुनवाई मंडे ट्यूसडे को आती। सवाल यह है कि सरकार यानी कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट क्या वो रुक नहीं सकता था जब अभिषेक मनु सिंघवी जी प्रवक्ता है और लीगल सेल के इंचार्ज है, उन्होंने कहा हम अपील कर रहे हैं। अच्छा, मान लो आपने कहा ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन, चलो इस बात को भी मान लिया। तो फिर जो लक्षद्वीप के एमपी आपके, जिनको कोर्ट ने स्टे दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन का फैसला था उसको रद्द कर दिया, उसके बाद उनके सजा पर स्टे ऑर्डर भी आ गया, उनको क्यों रीइंस्टेट नहीं किया? तो ये देखिए, यहां पर पॉलिटिक्स हो रही है। अगर राहुल जी को एक कोर्ट ने सजा सुनाई, वो अपनी लीगल अपील करते, दो यूनियन मिनिस्टर्स को उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और वो अपील फाइल किसने की थी, वो डेफेमेशन केस फाइल किसने किया था? एक बीजेपी का पूर्व एमएलए। तो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। और अगर पॉलिटिक्स का जवाब आप पॉलिटिक्स से नहीं दोगे तो वो कांग्रेस की कमजोरी होगी। बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस का जवाब राजनीति, एकदम राजनीति का जवाब राजनीति से देना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं फिर इस बात पर आ रहा हूं तहसीन जी, आपने मालूम नहीं, आपने जरूर सुना होगा, लेकिन मैंने भी अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था वर्डिक्ट जो है ये गुजराती में है, हमको इसको ट्रांसलेट करके समझने में वक्त लगेगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस के पास, देश की इतनी पुरानी इतनी बड़ी राष्ट्रव्यापी पार्टी के पास 48 घंटे में उसके पास कोई अनुवादक नहीं मिला जो उसको अनुवाद करके बता देता कि ये फैसला क्या है। उसको आपने अभी तक भी कांग्रेस का आपने कहा, मैं तो कह रहा हूं जब इस देश के अंदर अगर कांग्रेस से जुड़े कुछ वकील, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस देश के अंदर कांग्रेस इकोसिस्टम, कांग्रेस से जुड़े वकील जब रात के 12 बजे एक आतंकवादी की फांसी टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो इस मामले में वो सारे वकील कहां चले गए थे? क्यों नहीं उन्होंने राहुल गांधी के लिए राजनीतिक कानूनी लड़ाई लड़ी? ये नहीं लड़ी, इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि उनको लग रहा राजनीतिक रूप से इसका फायदा हो जाएगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। नहीं, इसमें ये बात में सच्चाई नहीं है अशोक जी, क्योंकि एक तो जिन वकीलों का आप नाम लेते हैं वो कांग्रेस से जुड़े नहीं है और कोई इकोसिस्टम से जुड़े नहीं है, और जिन केस में जाते हो केस हार जाते हैं, तो उनको मैं गंभीरता से, उन वकीलों को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं। लेकिन जो कांग्रेस के वकील है वो जजमेंट अपलोड नहीं हुआ फ्राइडे रात को, थर्सडे लेट नाइट, फ्राइडे सुबह उनको कॉपी मिली, उसका अनुवाद करते हो उसको अपील करने के लिए मंडे को ही वो फाइल होता और इमीडिएटली सेशंस कोर्ट पे वो टेक ओवर भी नहीं होता। सेशंस कोर्ट पे जब लगता ट्यूसडे वेडनेसडे को ही आएगा, तो इन एनी केस वो फ्राइडे को आता ही नहीं। तो वहां पर जो दो यूनियन मिनिस्टर्स थे वो मिसलीड कर रहे थे, अनुराग जी और धर्मेंद्र जी। दूसरी चीज, जो लीगल स्ट्रेटेजी इसमें टू प्रोंग होनी है। एक तो सेशंस कोर्ट में आपको जाकर इस पहले तो आपको सेंटेंस को सस्पेंड करवाना है और जो कन्विक्शन है उस पर स्टे लाना है, तो टू प्रोंग है, वो सिर्फ हाई कोर्ट में होगा। तो दो प्रोंग स्ट्रेटेजी है। तो लीगल स्ट्रेटेजी कांग्रेस की ठीक चल रही है, ये मैं जानता हूं। अपील तैयार है और मंडे को सुबह फाइल भी हो जाएगी। सवाल यह है कि जो वर्तमान सरकार है वो राहुल गांधी जी से इतना डर क्यों है? आप सोचिए अशोक जी, मैं जानता हूं कि प्रज्ञा ठाकुर इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा उन पर मकोका के चार्जेस नहीं निकाले, वो आज भी एक टेरर अक्यूज्ड है, वो आज भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन राहुल गांधी नहीं है। अजय मिश्रा टेनी, जिसके बेटे ने किसानों को रोंदा और पुलिस ने शुरुआत में कोशिश की कि उसके बेटे को बचाए, वो आज भी इस देश की गृह मंत्री है। नहीं कहता कि एमपीशिप से रिजाइन करे, लेकिन होम मिनिस्ट्री से नहीं निकाला। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होती है नहीं। मैं लीगैलिटी की बात नहीं करता हूं अशोक जी, लीगली प्रज्ञा ठाकुर जी, टेनी जी ठीक है, मैं मोरालिटी की बात करता हूं।
मोरालिटी न सर, मोरालिटी चीज के लिए निकाला है सर, मोरालिटी सर, मोरालिटी नहीं तहसीन जी, मोरालिटी तो इस देश में देखिए, मोरालिटी एक ऐसी चीज है इसको ढूंढने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मोरालिटी पे तो सबसे बड़ा मोरल सवाल यही उठता है कि अगर आपने एक जाति विशेष को सबको एक लाइन से चोर कह दिया, तो मुझे लगता है कि मोरालिटी ये कहती है कि आप उस बयान के लिए खेद जताइए। अगर आप कल को कोई भी आप या कोई भी कल को कह दे सारे श्रीवास्तव चोर होते हैं, तो मेरी भी मानहानि होगी। हो सकता है मैं भी कल को कोर्ट में चला जाऊं और मुझे भी लगे कि ये मेरी मानहानि हो रही है। कैसे कह सकते हैं कि एक जाति विशेष पूरी चोर होती है? जब आप एक पूरी जाति को चोर ठहरा देते हैं, तो मुझे लगता है नैतिक रूप से ये नैतिक साहस होना चाहिए था राहुल गांधी में, कि वो नैतिक रूप से कहते कि नहीं, मेरा कहने का भाव ये नहीं था और सारे मोदी चोर नहीं होते, मैं इन लोगों को कहना चाह रहा था। लेकिन वो नैतिक साहस राहुल जी ने भी नहीं दिखाया। तो मैं नैतिकता वाले मुद्दे को थोड़ा छोड़ देते, लेकिन आपने जो कानूनी मुद्दे उठाए, एक लाइन जल्दी से मैं फिर हाँ नहीं, सारे ये ओबीसी जाति पर हमला था ही नहीं सर। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी है ही नहीं, नीरव मोदी जी ओबीसी है ही नहीं, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तहसीन जी एक मिनट, मैं फिर कह रहा हूं, मैं भी ओबीसी नहीं हूं, ठीक है ना, लेकिन कोई अगर ओबीसी नहीं है तो इसका मतलब वो पूरी जाति चोर, ये अलग डिबेट का विषय हो सकता है, वो ओबीसी है कि नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने शुरू में भी कहा, अब बीजेपी इसका राजनीतिक जवाब ये कहकर दे रही है कि ये पूरी ओबीसी पे, ये मैं सवाल आरपी सिंह जी से पूछूंगा, एक मिनट रुकिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि श्रीवास्तव भी सारे ओबीसी नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मान सम्मान नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सबको एक लाइन से चोर कह दें। तहसीन पूनावाला, आपकी अगर कास्ट है तो कोई ये नहीं हो सकता कि अगर आप ओबीसी नहीं है तो आपकी जात का कोई मान नहीं है, कि किसी को हक नहीं ये कहना का कि सारे पूनावाला चोर होते हैं, किसी को हक नहीं है। जी अशोक जी, तो आप पहला मान लेते हैं ओबीसी के बारे में। नहीं, मैं इस डिबेट में एक मिनट, अब हम आगे जाते हैं, जो आप मैं उसमें नहीं जा रहा हूं अभी मैं वो सवाल मैं इनसे पूछूंगा कि आप इसको क्यों ओबीसी की लड़ाई बना रहे हैं, मेरे साथ जो आरपी सिंह जी बैठे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ओबीसी हो या ना हो, नैतिक रूप से अगर आप किसी एक जाति को, आप पूरी की पूरी जाति को चोर नहीं कह सकते। एक चोर हो सकता है, किसी जाति में दो चोर हो सकते हैं, लेकिन बल्कि मैं तो यह भी कहता हूं, इस देश में कुछ जातियों को चोरी से जोड़कर रखा गया। हम जानते हैं राजस्थान में कुछ ट्राइबल्स होते हैं, उनको बाकायदा कानून के अंदर लेकिन उसको भी बदला गया कि भाई जाति को आप किसी जाति को चोर नहीं बना सकते। तो नैतिक रूप से तो राहुल जी में इतना साहस होना चाहिए था कि वो कहते कि नहीं, मैंने गलत कहा, सारे मोदी चोर नहीं होते। वो सवाल है ओबीसी होते या नहीं होते, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन आपने जो एक मिनट मैं इसका उत्तर आपसे लूंगा, एक मिनट लूंगा, क्योंकि आपने कानूनी मसला उठाया। आरपी सिंह जी थोड़ा क्षमा कीजिएगा, आप वैसे भी बहुत धैर्य रखते हैं, मैं आपको थोड़ा धैर्य रखने के लिए और कहूंगा, क्योंकि एक कानूनी सवाल। मेरा आवाज कट हो रहा है। अच्छा, ओके, जरा मेरे प्रोड्यूसर, मेरी टीम देख ले, तहसीन जी का आवाज कट हो रहा है, तहसीन जी ठीक से सुन पाए, दूसरे लोगों को भी सुन पाए, ताकि वो रिस्पॉन्ड कर पाए। तो संजय राणा जी, कानूनी रूप से जो अभी तहसीन जी ने बताया, क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूं, तहसीन जी कानून को जानते हैं, आप जानते हैं, मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि फ्राइडे को उन्होंने कहा कि फ्राइडे को तो अपलोड हुआ था, इसलिए जो है उसके बाद वो सब कुछ होते टाइम लगता है, और इसलिए जो है कांग्रेस की टीम तैयार है, लेकिन कानूनी प्रावधान ऐसे हैं कि जिसमें सोमवार से पहले इसका जवाब नहीं दिया जा सकता था। आप संक्षेप में इसको बता दीजिए, ये कितना सही है, फिर मैं आगे डिबेट बढ़ाऊंगा। तहसीन पूनावाला बहुत ही ज्ञानी और प्रखर प्रवक्ता भी है, एक तरह से कह सकते हैं, बड़े वक्ता भी हैं, जिनकी मैं तारीफ करता हूं। हमारे मित्र बीनों ने बड़े बेखूबी सी चीजों को घुमा दिया। शायद लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता भी इतनी खूबसूरती से नहीं घुमा सकते थे। देखिए, ऐसा है कि ये कोई लड़ाई आज की तो नहीं है, ये लड़ाई तो 2019 में चालू हो गई थी। क्या 4 साल से हम देखिए, अगर आप बात करते हैं कांग्रेस पार्टी का, आपने खुद ही बोला कि कांग्रेस पार्टी में फेयर लिस्ट है, बड़े बड़े वकीलों के, इतने बड़े वकील हैं कि कोई भी चीजों को जीतना हारना बदलना इनके लिए बहुत छोटी बात हो जाती है। फिर भी ये 4 साल से क्या कर रहे थे, चीजों को मैनेज किया जा सकता था। अगर ये वर्डिक्ट आता है, मान लीजिए आपके पास 48 आवर्स या 24 आवर्स आप बता रहे हो कि आपके पास ट्रांसलेटर नहीं था, आपके पास तो गुजरात प्रदेश में कोई ट्रांसलेट नहीं, कोई ट्रांसलेट नहीं कर सकता था। लेकिन मालूम है कि जो छोटे कोर्ट होते हैं उसमें लोकल लैंग्वेज होती है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें इंग्लिश में काम होता है। तो मैं मनीष सिंह जी की बात को समझता हूं, लेकिन ट्रांसलेट हो सकता था, चीजें मैनेज की जा सकती थी। अगर कोई बोलता है कि मैनेज नहीं हो सकता, तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। अगर मैं लीगल पर्सपेक्टिव से देखूं, देखिए ऐसा है कि
कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्विक्ट, देखिए कन्विक्शन पे आ चुका है, अगर कन्विक्शन पे स्टे लगेगा तभी ये जो सदस्यता इनकी गई वापस हो सकती है। सेंटेंस माने नहीं रखता, इस पे स्टे लगना कन्विक्शन पे जरूरी है। अभी जो तहसीन भाई हमारे बता रहे थे, मोहम्मद फैजल का एग्जाम्पल दे रहे थे, मोहम्मद फैजल को 10 साल की सजा हुई थी और वो कन्विक्शन पे जाकर के स्टे ले आए थे। और इवन दो आपको तो पता ही होगा कि इलेक्शन कमीशन जाके वहां पे इलेक्शन भी कराने वाला था, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया, तो स्टे लग गया। क्योंकि प्रोसेस होता है, आप उस पर ये डिपेंड करता है कि जो स्पीकर है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे पार्लियामेंट का, उसके ऊपर राइट होता है वो कैसे एक्शन ले सकता है। और जो 2013 का जजमेंट है वो जजमेंट बोलता है कि इमीडिएटली खत्म होता है। जो अधिनियम है 1951 आर्टिकल सेक्शन 8 सब सेक्शन 3, उसमें तो लिखा हुआ है सब चीजें, तो वो चीजें तो खराब नहीं है। और सितंबर 2013 में भाई राहुल गांधी साहब ने ही तो फाड़ दिया था पेपर, अगर पेपर ना फाड़ते तो इनके साथ तो चीजें हुई है वो ना होती। तो ये समझना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स है उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। अदरवाइज किस तरह की संजय जी आप इसको चूक बता रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। राजनीति में स्ट्रैटेजी होती है तो हो सकता है एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्योंकि उसका जो है एक राजनीतिक तौर पर फायदा शायद कांग्रेस को लगता हो, और राजनीति में ऐसी स्ट्रैटेजी होती है। और यही स्ट्रैटेजी आरपी सिंह जी आपकी पार्टी भी तो निभा रही है। अगर वो राजनीति कर रहे हैं इस बात पर कि वो इस पूरे मुद्दे से डाइवर्ट करके, तो आप भी तो कह रहे हैं कि भाई ये सारे ओबीसी की लड़ाई है, तो ये सारे ओबीसी को तो उन्होंने नहीं गाली दी थी, उन्होंने तो ये कहा था कि सारे मोदी चोर है। तो गुजरात में तो मोदी ओबीसी हैं, पर बयान तो कर्नाटक में दिया ना, कोई उससे क्या फर्क पड़ता है। वो पटना में भी एक केस है, थोड़ा कि केस खत्म हो रहे हैं। क्या है कि लोकतंत्र पर प्रश्न उठाना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर प्रश्न उठाना और ये सोचना कि मैं लोकतंत्र से ऊपर हूं, ये राजशाही का तरीका है। लगातार राजशाही मानती है कि हम लोकतंत्र से ऊपर। अभी राणा साहब ने कहा कि इन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, वो सरकार का ऑर्डिनेंस था, मनमोहन सिंह जी विदेश में था अगर मुझे ठीक याद है, और इन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया ये दिखाने के लिए कि मैं देश की जो पार्लियामेंट है उससे ऊपर हूं, मेरी सरकार से मैं ऊपर हूं। ये आज राजशाही महंगी पड़ रही है। ये जो सोचते थे कि हम तय करेंगे, परिवार तय करेगा, हम चलाएंगे सरकार, मैं, और ये आज वो महंगा पड़ रहा है, दिख रहा है। परंतु जो मूल बात है कि आप लीगलिटीज को उसको आप पॉलिटिकल एंगल देना चाहते हैं, आप लीगल केस है, लीगली लड़िए। जो आपने कहा अगर कोई और होता तो पूरी तैयारी रखते, वो इनकी सोची समझी चाल है, वो एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहते होंगे, नहीं तो अपनी पूरी तैयारी रखते कि कैसा फैसला आएगा उसके अनुसार तैयारी रखते। जो उसकी जो ट्रांसलेशन है वो तो हार्डली 1 घंटे 1.5 घंटे का काम है, 10 लोग होते, पन्ना एक ट्रांसलेट करते, शायद 170 पन्नों की वो है, तो कर देते और वो फटके तुरंत के तुरंत जाते कोर्ट में, जाते कहते कि जब तक इस पर बाकी आगे नहीं होगा तब तक आप उसको रोक दीजिए, तो रुक जाता मामला। परंतु वो मन नहीं है, उसको प्योरली उसको राजनीतिक एंगल देना है, राजनीतिक डिमेंशन देना है और दुनिया को ये साबित करने के लिए बहाना बनाना है कि देखिए जी हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है। हालांकि ये हो रहा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत, ये नहीं हो रहा क्योंकि राजनीतिक कारण हो रहा, पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत। अभी 5-6 दिन पहले ही इतनी जल्दबाजी दिखाई गई, सब लोग कह रहे हैं कि भाई रुक जाते, जल्दबाजी तुरंत कोर्ट का फैसला है उसके तुरंत बाद जो है उनकी ये पहली बार थोड़ा हुआ है। 32 मामले ऐसे हैं, आपको सूची होगी, 32 मामले ऐसे हैं जिनकी अभी आजम खान साहब की अभी गई मेंबरशिप, ऐसे 32 मामले ऐसे हैं जो आजादी के बाद जिनकी मेंबरशिप जा चुकी है। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जो 2 साल से ज्यादा सजा होगी, तुरंत मेंबरशिप जाती है, उसमें तो कोई रोक है ही नहीं। परंतु अफसोस ये है कि ये लोकतंत्र पर मैंने जो बात आपने हुए टोका, सुप्रीम कोर्ट पर भी इन्होंने प्रश्न उठाया था। इनकी सांसद गई है सुप्रीम कोर्ट अडानी वाले मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय अपनी समिति बना दी, 6 सदस्यीय अपनी समिति बना दी, एक्सपर्ट पैनल बना दिया। अब उसका फैसला भी आना है, परंतु उस पर भी प्रश्न लगा दिया। 3-4 दिन पहले जयराम रमेश ने कहा हमें यकीन नहीं है, वो सबका सब वाई वॉश है।
अरे जब आपको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर ही विश्वास नहीं है, आपको पार्लियामेंट पे विश्वास नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, आप अभी ईवीएम पे 2-3 दिन पहले ईवीएम पे हल्ला किया था कि ईवीएम चीफ इलेक्शन कमीशन का जो हमारा प्रोसेस, जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है जो ईवीएम का, उस पर प्रश्न उठाएंगे। तो क्या कि ये जो डाइनिंग टेबल पे या ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर जो राजशाही तय करती है, वो उससे देश चलता नहीं। देश चलेगा कानून के आधार पर, और कानून ही सब कुछ फैसले, कानून का फैसला मानना पड़ेगा। हाँ, मैं ये मानता हूं हो सकता है कि कांग्रेस की नीति हो या कांग्रेस के अंदर का षड्यंत्र भी हो सकता है, उनके अंदर की पार्टी में कुछ लोगों ने ऐसा सोच रखा हो कि हमको राहुल गांधी को दरकिनार करना है क्योंकि इसके रहते हुए 55 में से 50 चुनाव में हार चुके हैं, अब आगे बनना नहीं, और ये दरकिनार होने को तैयार नहीं है। हो सकता है उनके अंदर का कोई षड्यंत्र भी हो। ओके तहसीन जी, रुकिए, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, क्योंकि बार बार बात तो देखिए यही आ रही है कि ये पूरा मसला जो है हमको एक बार फिर समझना पड़ेगा। और ये जो 32 का मेरे पास लिस्ट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो सदस्यता गई और तुरंत भी गई। कई लोगों की सदस्यता जो है वो स्पीकर जो है जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, स्पीकर और सेक्रेटरीट जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है उसको लेकर। लेकिन सवाल है कि जब इन 32 लोगों में इन 30-35 लोगों की जब सदस्यता गई, तब लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं आया? जब जयललिता की गई, जब लालू यादव जी की गई, जब उसके अलावा बीजेपी के कई नेता हैं इसमें जो है आरजेडी के नेता हैं, इसमें शिवसेना के नेता हैं, झारखंड के नेता हैं, इसमें कई विधायक हैं, एनसीपी के सांसद हैं। तो सवाल यह है कि जब इन सब भाजपा के नेता भी, भाजपा के नेता, मैंने कहा इसमें भाजपा के भी नेता है, तो जब इन सब की सदस्यता गई थी तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी की जब सदस्यता जाती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है? और कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि सजा देने से पहले कोर्ट को देखना चाहिए था, गांधी परिवार है उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए था, उसके बाद सजा देनी चाहिए थी। तो क्या इस देश की अदालतें भी अब इस तरह से देखें कि भाई आदमी का बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद सजा का निर्धारण करें? यह सवाल भी उठ रहा है, लेकिन इस पर आऊंगा इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। माय डियर, पहले हाथ धो ले, फिर जी भर के खा ले छोले। थैंक यू। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कानूनी जो अदालत की लड़ाई थी, कानूनी फैसले की जो लड़ाई थी वो राजनीति पर आ गई, राजनीति पर आई कानूनी लड़ाई। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर जो सूरत की कोर्ट ने जो एक फैसला सुनाया था उसको जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, उसको एक राजनीतिक लड़ाई बना दिया गया है। वो स्ट्रैटेजी के तौर पर तो ठीक है, ये ठीक है कि 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है और हर पार्टी अपनी राजनीतिक स्ट्रैटेजी बना रही है, लेकिन आखिर कानूनी जो फैसला है जब आप उसको राजनीति के चश्मे से देखने लगते हैं और चाहते हैं कि देश भी उसी चश्मे से देखे, तो फिर सवाल ये उठता है कि इस देश में संविधान का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। मैं इस सवालों पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बार बार बात उठ रही है कि भाई कोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर ने क्या जल्दबाजी करी। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प आपको साउंड बाइट सुनाने जा रहा हूं, और वो साउंड बाइट किसी और की नहीं, कपिल सिब्बल साहब की है। और वो कपिल सिब्बल साहब की तब की साउंड बाइट है जब वो देश के मंत्री हुआ करते थे, यूपीए सरकार में मंत्री हुआ करते थे, कानून मंत्री हुआ करते थे। यूपीए सरकार के कानून मंत्री ने जब इस तरह से सदस्यता जाती है उसको लेकर क्या कहा था, जरा सुन लें और आज से सोचिए कि आज
जो उस वक्त यूपीए सरकार के कानून मंत्री ने कहा था, क्या आज अक्षरशः उसी कानून का पालन नहीं हो रहा है? जरा सुनिए कपिल सिब्बल को। He can be disqualified. Not can be. The law states that the moment you are convicted in any offense for 2 years, then your seat will stand, your seat will be vacant. So then explain this to us, sir. The Lok Sabha Secretariat has to move, or does this happen automatically? The law requires it, then naturally the speaker will move in accordance with the law. Okay. तो उन्होंने कहा, कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई ये स्पीकर को तो मूव करना पड़ेगा, लेकिन कानून ऐसा है और कानून के तहत ये प्रक्रिया होगी तो फिर सदस्यता तो जाएगी। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आरपी सिंह जी बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है, संजय राणा है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। तहसीन जी, जो कपिल सिब्बल जी कह रहे थे वही तो आज भी हुआ, कानून तो अपना काम कर रहा है, फिर इसको राजनीतिक तौर पर। आप म्यूट पर हैं, शायद म्यूट पर हैं जी। नहीं, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए जी। अगर इसको हम मान लें कि यही प्रक्रिया है, मैं उस पर आऊंगा, बट एक सेकंड मान लें कि 100% यही प्रक्रिया है। इसके बावजूद तो फैजल का जब फैसला आया, माननीय हाई कोर्ट ने स्टे और सस्पेंड किया उनके कन्विक्शन को, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को रद्द किया। उनको क्यों रीइंस्टेट नहीं किया स्पीकर ने? यहां पर उनकी ऑटोमेटिक क्यों नहीं है? वहां पर स्पीकर का डिस्क्रेशन चलता है, यहां पर नहीं चलता। देखिए कपिल सिब्बल जी की लास्ट लाइन, स्पीकर विल हैव टू मूव इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। द लॉ क्या कहता है? स्पीकर का डिस्क्रेशनरी पावर तो है ना, हाउस सॉवरेन है, वो उतना डिस्क्रेशनरी पावर 2 दिन के लिए रुक जाते स्पीकर। कोर्ट तो स्पीकर को समन नहीं करता 2 दिन के लिए, अगर रुक जाते तो स्पीकर का डिस्क्रेशनरी पावर होता। आई नॉट सेइंग आउट ऑफ द वे, बट अगर फैजल के लिए रुक सकते स्पीकर, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि इनको रीइंस्टेट, हाई कोर्ट हैज सेड इनको रीइंस्टेट करो, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कैंसिल कर दिया, उनको क्यों रीइंस्टेट नहीं कर दिया? क्यों नहीं ऑटोमेटिक? चलिए मान लेते हैं कि स्पेशल का ये स्पीकर का विशेषाधिकार है, ठीक है ना? तो अगर स्पीकर का विशेषाधिकार है तो स्पीकर ने कब इसको कैसे इस्तेमाल किया, ठीक है, हो सकता है कि स्पीकर ने इसमें मान लीजिए जल्दबाजी कर भी दी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्पीकर ने अगर जल्दबाजी कर दी तो, लेकिन कांग्रेस के वकील तो उसके बाद भी कुछ करने को तैयार नहीं दिख रहे सर। नहीं, मंडे फाइल हो जाएगा सेशंस कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट भी जाएगी। तो यहां पर 2 जगह पर जाना होगा, सेशंस कोर्ट जाना होगा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए, और हाई कोर्ट जाना होगा स्टे ऑफ कन्विक्शन के लिए। तो वो हो जाएगा, उसमें मंडे ट्यूसडे में वो मूवमेंट हो जाएगा। सवाल ये है कि स्पीकर, और मैं स्पीकर की बहुत आदर करता हूं, लेकिन जिस हिसाब से पार्लियामेंट चल रहा है, अब आप देखिए राहुल जी ने 40 मिनट उस दिन बात की, पार्लियामेंट में 38 मिनट का स्पीच एक्सपंज कर दिया। आपने कहा कि उनके पास सबूत नहीं, फिर आपने इसके बाद वो आए वापस, 3 मंत्रियों ने पार्लियामेंट का आरोप लगाया, उन्होंने पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीकर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे बोलने की इजाजत दे, स्पीकर ने उनको इजाजत नहीं दी, उसके बाद ये आज सस्पेंड हो गए। तो आप पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी को क्यों नहीं बोलना चाहते? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल जो सिंह साहब ने उठाया और महत्वपूर्ण सवाल था, उन्होंने कहा देखिए कांग्रेस जो है इस वक्त राजनीति कर रही है, तो कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, कांग्रेस राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी? 100 पॉलिटिकल सवाल उठे। फिर सिंह साहब कहते हैं कि कांग्रेस के एक एमपी गए सुप्रीम कोर्ट एक इंडस्ट्रियलिस्ट के मामले पर, वो कांग्रेस की नहीं टीएमसी की एमपी, पर मान लो कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहा है और पार्लियामेंट का जुरिसडिक्शन क्या है, वो 2 अलग चीजें। यही बात ओके बोलिए। ये 2G सुप्रीम कोर्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन थी, तब भी जेपीसी लगी पार्लियामेंट के अंदर, अरुण जेटली जी ने मांग की, सुषमा जी ने मांग की, बोफोर्स का भी मामला था, जेपीसी लगा। तो आप जेपीसी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप स्पीचेस क्यों एक्सपंज कर रहे हैं? अरुण जी की स्पीच कभी एक्सपंज हुई थी? अरुण जी ने सबूत लाए थे 2G के अंदर, सुषमा जी ने सबूत लाई थी, सारे केसेस बाहर निकल गए थे। अरुण जी या बीजेपी में सबूत लाए थे के अंदर। तहसीन जी मैं फिर ये क्यों कर रहे हैं मैं तहसीन जी मैं फिर आज के मुद्दे पर आ जाता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने मान लिया आपने कहा, और मैं तो शुरू में ही कहा, मैं तो इस बात के लिए तारीफ कर रहा हूं कि एक अदालत का फैसला आया, उसको जो है उन्होंने एक हथियार बनाया अदालती फैसले को, मैं तो इसके लिए तारीफ कर रहा हूं, इस राजनीति के लिए मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया राजनीति, अब इसका फैसला जनता। लेकिन सवाल है राजनीति करेगी पॉलिटिकल पार्टियां, पर 32 लोग हैं सर जिनकी सदस्यता गई। आप राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति ये कहकर कि देश में डेमोक्रेसी, अरे 32 लोग जो है, डेमोक्रेसी तो तभी खत्म
तभी खत्म हो जानी चाहिए जब इन 32 लोगों की सदस्यता गई। इन 32 लोगों की सदस्यता जाने पर डेमोक्रेसी बनी रहती है देश में, लेकिन राहुल जी की जाती है तो फिर डेमोक्रेसी भी चली जाती है। और कांग्रेस के एक नेता आके ये कहते हैं कि भाई वो गांधी परिवार है, अदालत सोचे फैसला करने से पहले कि उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे थे, तो अब अदालत ये देखा करे कौन प्रधानमंत्री का बेटा है, कौन प्रधानमंत्री का पोता है, उसी हिसाब से सजा तय बताए वो। उत्तर दे देता हूं। पहले जो आपने वो एमपी साहब के बारे में कहा, गांधी परिवार के, कांग्रेस से मैं हमेशा एक अपील करता हूं कि कम्युनिकेशन को बेटर करें, क्योंकि ये परसेप्शन की बैटल है, तो इस तरह की बातें ना करें। ये 32 लोगों का मैं आपको उत्तर दे देता हूं, इसका कोई उत्तर नहीं आप गांधी परिवार से आते नहीं आते। इसका जवाब और क्यों इसमें एक्सेप्शन होना चाहिए वो ये है साहब कि ये जो 32 लोग हैं इन पे क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, फॉर एग्जाम्पल मर्डर, करप्शन एक्सेट्रा। राहुल जी पे भले क्रिमिनल डेफेमेशन है, सवाल है कि उन्होंने एक पॉलिटिकल मंच पे एक पॉलिटिकल भाषण दिया कर्नाटका में, उसका क्रिमिनल डेफेमेशन जो मेरे हिसाब से गलत था हुआ गुजरात में। मैं ऐसे अग्री डिसएग्री नहीं कर रहा, वो कोई करप्शन का मामला नहीं था, किसी को मारपीट का मामला नहीं था, किसी को मर्डर का मामला नहीं था, एक पॉलिटिकल भाषण में उन्होंने स्पीच किया, उस स्पीच को आपने क्रिमिनल डेफिनेशन का स्पीच बना। सही गलत अब वो अपील में जाएगा, डेफेमेशन का मामला है, आप दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्होंने चोरी, ये गलत हो रहा है। और अगर एक नेता को, एक लास्ट नेता को आप लोकतांत्रिक स्पीच देने से रोकोगे, तो फिर मैं पूछ रहा हूं, अगर ये डेफेमेशन का केस है, मैं मानता हूं कोर्ट के सामने अपना सच बताता हूं, तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी को जर्सी काऊ कहा वो डेफेमेशन नहीं था, राहुल जी को हाइब्रिड बच्चा कहा वो डेफेमेशन नहीं था, जब माननीय किरण रिजिजू जी जो वर्तमान लॉ मिनिस्टर है, कुछ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंटी नेशनल है, ये कोर्ट का अपमान नहीं था, ये डेफेमेशन नहीं है। ओके, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। डेफेमेशन का मामला था, कोई इतना बड़ा अपराध थोड़ी था कि इसको इस तरह से जो है इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाए। देखिए, तहसीन एक वकील भी हैं और अच्छे वकील भी हैं, अपनी तरफ से वो अपने हिसाब से चीज़ें पेश भी कर लेते हैं, अच्छे ढंग से पेश कर लेते हैं। तहसीन मैं आपकी इस बात की तारीफ भी करता हूं कि आप एक अच्छे प्रवक्ता भी और अच्छे वकील भी हैं, और आप कांग्रेस के होते हुए अपने आप को एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के नाते से लाकर कांग्रेस के लिए कांग्रेस को पूरी तरह डिफेंड भी करते हैं। पर मैं चाहूंगा एक बार कपिल सिब्बल का अगर आप अपना डिबेट खत्म से पहले दोबारा चला लें। ठीक है, मैं चला। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि वो स्पीकर की मर्जी के ऊपर है कि कब करे ना कब करे, उस तरह उन पे लाजमी है कि उनको करना ही पड़ेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी मर्जी है, उनको लाजमी करना ही पड़ेगा। तो क्या कि ये सूटेबिलिटी वाली बात है, इनको सूट करे तो ठीक, नहीं तो नहीं। मैंने जो शुरू में कहा, सारा मामला इस बात का है कि क्या राजशाही लोकशाही पे भारी पड़ेगी। ये लगातार मैं इसलिए वापस फोकस कर रहा हूं कि इनको लगता है कि परिवार, फैमिली, इसलिए तो इनके जो सांसद हैं, इनके जो की मेंबर हैं, वो कहते हैं गांधी परिवार के ऊपर कोर्ट ऑर्डर दे देगी, मतलब गांधी परिवार का उल्लेख कर रहे हैं। अरे भाई, अब ये भी ये कह रहे हैं कि स्पीकर उनको बोलने का मौका नहीं दिया। 543 सांसद हैं, उनमें से एक राहुल गांधी है, और वो भी एक कानूनी प्रक्रिया, एक नोटिस, एक रूल के, पार्लियामेंट्री रूल के अनुसार से बोलने का मौका मिलता है। ये नहीं वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी का नाम लेकर आरोप लगा, इसलिए उनको जवाब देने का बिल्कुल जवाब देना ही चाहिए था, कोई रोक नहीं है जवाब देने में, परंतु एक रूल है ना, पार्लियामेंट्री रूल के हिसाब से आप करिए, उसमें आपको टाइम मिलेगा, टाइम स्लॉट होगा। ये नहीं कि मैं गांधी, यही तो मैं कह रहा हूं, ये जो बार बार मैं गांधी हूं, हम गांधी हैं, ये गांधी परिवार है, ये चलने वाला नहीं। ये अब इनको भूलना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा। और वापस से ये एक मुकदमा नहीं, ऐसे कई सारे डिफेमेशन क्रिमिनल केसेस हैं, और आप किसी को जाति सूचक शब्दों से, किसी जाति को आप चोर, ओबीसी जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें से एक जाति को आप चोर, भ्रष्टाचारी, कुछ भी इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो किसी के खून करने से, किसी के कत्ल करने से बड़ा जुल्म है। आप समझिए, आप पूरी की जाति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैंने आज या कल मैंने ट्वीट डाला था, ये कहा था कि एक कोई 200 लोग होंगे जो वहां पे पजामे शर्ट करें, उस कारण से आप सारे सिखों को बदनाम नहीं कर सकते। ये इसी प्रकार का मामला है। और मैं तो मेरा कल का ट्वीट देख ले, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी जाति को ये नहीं कह सकते कि आप चोर हो,
ये देश में पहले कभी होता था कि ये कुछ एक जातियां थी जिनको ये कहा जाता था कि ये थोड़ा सा क्रिमिनल बैकग्राउंड की जातियां, परंतु आज थोड़ा ये 2023 के अंदर इस प्रकार की भाषा, और लगातार राहुल गांधी यही करते हैं। उनको पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। अंग्रेजी का एक शब्द है एडोलसेंट, वो 52 साल के एक बच्चा कह रहे हैं अंग्रेजी में, मुझे हिंदी उसका अनुवाद ठीक नहीं याद आता, एडोलसेंट है। और मेरे को तो दिक्कत है कि वो जब इनको सजा अल्टीमेटली भुगतनी पड़ेगी तो जेल वालों के लिए मुसीबत होगी। इनको कौन सी जेल में रखें, जुबलाइन जेल में रखें या नॉर्मल में रखें, क्योंकि अगर गलती से राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई क्योंकि माफी की भी नहीं, जो व्यक्ति एक पत्रकार को ये कह दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तुम तो भाजपा का बिल्ला लगा, और उस पत्रकार को मैंने जानकारी ली, उस पत्रकार को जो पिछले 10-12 साल से कांग्रेस की बीट कवर करते हैं उनको, और दूसरे पत्रकार को कहते हैं जो कि बड़े एक टीवी चैनल के संपादक है, अरे आप तो हमारे बिहार पे उत्तर देते ही हो। तो कैसे हैं ये, कैसे दोस्त और कैसे दुश्मन है? ये आपने जो पत्रकार वाली बात की, मैं वो बाइट भी सुनवाऊंगा, क्योंकि मैं उस पर एक पत्रकार होने के नाते एक गहरी आपत्ति दर्ज करा रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड दर्ज करा रहा हूं। और एनयूजे जो पत्रकारों का संगठन है उसने भी इस पर आपत्ति जताई है, मैं भी आपत्ति जता रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने ऑन रिकॉर्ड जिस तरह से एक पत्रकार को, और सिर्फ ये कहा नहीं बल्कि भरी सभा में उस पत्रकार का मजाक उड़ाया गया, मजाक बनाया गया। आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार का इस तरह से मजाक बनाए, ये चीज अनएक्सेप्टेबल। लेकिन उससे पहले संजय, ये भी क्रिमिनल डिफेमेशन में आता नहीं आता, ये संजय बता पाएंगे। ये भी क्रिमिनल डिफेमेशन में आता नहीं आता, ये संजय ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। संजय, आप पत्रकार को कहें कि आप फलाने आप भाजपा का बैच क्यों नहीं लगाकर आए। संजय कुल मिलाकर ये जो मामला है, ये आपको लगता है इसमें कानूनी रूप से जो है अभी बहुत कुछ होना बाकी है? क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं सावरकर थोड़ी माफी मांगूंगा, तो माफी नहीं मांगेंगे वो, पर ये अदालती रूप से किस तरह से आगे बढ़ेगा ये भी समझना चाहता हूं। और दूसरी बात जो तहसीन जी ने कही, मैं उसका भी समझना चाहता हूं कि भाई इस मामले को, क्योंकि क्रिमिनल डेफेमेशन का मामला है, इसको थोड़ा सा अलग रखना चाहिए चोरी चकारी और भ्रष्टाचार या किसी को मारपीट करना, ऐसे मामलों से इनका लेकर राणा जी। संजय भाई आधा सेकेंड, ये जो आपने कहा ना मैं सावरकर नहीं हूं, वो सावरकर की जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते, ना ये गांधी हो सकते हैं, ये वो गांधी भी नहीं है। इनके दादा का नाम फिरोज जहांगीर गांधी था, तो इसलिए ये अपने आप को गांधी या अपने आप को सावरकर मत कहें, ना क्लेम करें। ओके, 11 साल काटे थे सावरकर जी ने, काले पानी की सजा काटी थी। ये मैं चैलेंज दे रहा हूं, 11 दिन भी रह सकते हैं वहां पर। ओके, संजय राणा जी। देखिए, तहसीन भाई ने अपने प्रश्न में भी अपना उत्तर दे दिया था। इन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी को अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, और ये पूरा मामला ही कम्युनिकेशन का, अगर कम्युनिकेशन ना होता, डिफॉर्मेशन केस ना होता, तो नंबर 1। नंबर 2, देखिए बात जब करते हैं, आपने बोला कि भाई चोर उचक्के डकैत और डिफॉर्मेशन अलग अलग होना चाहिए, कि कन्विक्टेड इज कन्विक्टेड। अगर आप पे जुर्म साबित होता है तो आप मुस्लिम हो तो मतलब मुस्लिम हो, ये नहीं बोल सकते कि आप चोर के मुस्लिम हो, कि उसके लिए खून के मुस्लिम हो या किसी और कार के लिए। कानून की नजर में मुस्लिम का मतलब मुस्लिम होता भी, सेंटेंस नहीं आया तो देखिए ऐसा है कि अभी तुमने बोला कि सेंटेंस के लिए हम जाएंगे हाई कोर्ट। भाई दोनों काम के लिए आपको सेशन कोर्ट ही जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में चीजें नहीं चलेंगी। अगर वो कन्विक्टेड ना होते, एक्यूट होते, तो वो हाई कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अभी कन्विक्टेड है, तो अभी क्या है, इनको सेशन कोर्ट में ही अपील करनी पड़ेगी। देखिए वो मुद्दा नहीं कि सेशन कोर्ट में अपील करेंगे और उस पर आगे क्या होता है, राहत कैसे मिलेगी। और कांग्रेस से भी बोल रहे हैं कि जो प्रक्रिया फॉलो की गई है जजेस द्वारा या किसी जज द्वारा, वो गलत है, मैं मान लेता हूं, लेकिन हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो जज ही डिसाइड करेंगे, न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नो डाउट बहुत बड़ी, मैं आप देखिए राजनीति को इसमें मैंने क्योंकि आज मैं राजनीतिक विशेषज्ञ बनकर नहीं बैठा तो राजनीति की चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप कानून की नजर से देखें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेरे हिसाब से, अगर मैं शब्दों को यूज करूंगा, कहीं ना कहीं चूक हुई है कांग्रेस की तरफ से। नंबर 2, हमें यह भी लगता है कि कांग्रेस के अंदर से, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि कांग्रेस के अंदर से कई लोग नहीं चाहते थे, या कई लोग दुखी थे, या नहीं चाहते, वो डरे हुए थे राहुल जी से, वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जाए तो ये एक तरह से उनके लिए रोड़ा बन रहे थे, तो रोड़ा भी हट जाए। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, घर बाहर, भाई बहन, माँ बाप, कोई नहीं होता पॉलिटिक्स में, सब पॉलिटिक्स है, कुछ भी कहीं भी पलटा सकता है। तो अगर कानून की नजर से देखें तो बहुत लंबी लड़ाई है, इतना आसान नहीं है, लेकिन इनको जो काम करना चाहिए था अशोक जी, ये कदम इन्होंने बहुत लेट लिया। और आज के दिन में अगर आप मानते हैं तो ये आज भी लगता है सोए हुए हैं,
कोई भी प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं है। जो चीजें इनके पास ऑलरेडी तैयार कर लेनी चाहिए थी। अगर सेशन कोर्ट में अप्लाई करना चाहिए तो केस को कर देना चाहिए था, हाई कोर्ट में जाना चाहिए तो हाई कोर्ट तो जा ही नहीं सकते थे, लेकिन जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक हमें नहीं लगता कोई तैयारी की गई है और ये लोग इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना करके एक शहीद का तगमा राहुल गांधी साहब को देना चाहते हैं। हमें नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ और है। ओके, एक छोटा सा ब्रेक और है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। फिर मैं कह रहा हूं कि ब्रेक के बाद राहुल गांधी ने एक पत्रकार को क्या कुछ कहा था, कैसे उनका मजाक बनाया था, वो भी सुनवाऊंगा इस ब्रेक के बाद। पैकेट हाथ धो के कॉल हम सफर, नहीं तो यू माइट सफर। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर, सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। तो दो टूक आप देख रहे हैं, राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद, लेकिन यह कानूनी लड़ाई जो है राजनीति पर आ गई है। इसको लेकर राजनीतिक रूप से बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने अपने तरह से लड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने सही कहा था ब्रिटेन में कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, उनकी सदस्यता जाना दरअसल डेमोक्रेसी खत्म होने का उदाहरण है और वो एक बार फिर से अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं। जबकि बीजेपी कह रही है पूरी OBC जाति का अपमान किया है राहुल गांधी ने और मामला कोर्ट का है, उनको अदालत में जाना चाहिए, सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इस बीच जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल गांधी की ये उनकी सदस्यता जाने के बाद, तो बाकी सब बातें तो हुई ही, कानूनी मसलों पर उन्होंने कहा कि हमारी लीगल टीम जवाब देगी। लेकिन जब एक पत्रकार ने उनसे सीधा सीधा सवाल पूछा उनके बयान को लेकर के, तो उन्होंने कैसे पत्रकार का अपमान किया भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा ये भी देखिए। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने OBC का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने OBC का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ, तो प्लीज प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, हवा निकल गई, हवा निकल गई, हवा निकल गई, हवा निकल गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवा निकाल दी राहुल गांधी ने पत्रकार की। इस पर खुश होना चाहिए, छाती पीटनी चाहिए कि कैसे उन्होंने एक पत्रकार की हवा निकाल दी। लेकिन इस पत्रकार के सवाल में, मैंने सवाल भी आपको जानबूझकर सुनाया, इस सवाल में ऐसा क्या आपत्तिजनक था? यही तो सीधा सीधा सवाल था कि क्या OBC का अपमान, जो बीजेपी कह रही है समूची OBC जाति का अपमान है, यही तो सवाल पूछा गया था। इसको लेकर के इतना ऑफेंडेड हो जाना कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैं तहसीन से सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि तहसीन जी पहले ही कह चुके हैं वो इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करते। लेकिन मैं संजय राणा जी आपसे जरूर पूछूंगा, ये हमने बयान सुना, राहुल गांधी जी के ऊपर 7 मामले पहले ही चल रहे हैं, क्या ये 8वें मामला बनता है डेफेमेशन का अगर वो पत्रकार चाहे कि भाई, क्योंकि ये मतलब सीधा सीधा एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार की मानहानि करना है? बिल्कुल बन सकता है। देखिए, कानून के अंतर्गत तो बिल्कुल बनता है, वो केस भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी हो या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, सब अपनी वाणी पे सोच समझ के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। कहीं ना कहीं बोला, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। चाहे वो कोई भी नेता ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी को कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम है। वो शब्दों को, जो शब्दावली चुनते हैं, वो शब्दावली के शब्दों को सही से नहीं समझते, उसका मतलब नहीं समझते। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला था, अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
तो भगवान ने उनके मुंह पे सरस्वती बैठी थी, उनके जबान पे सरस्वती बैठी थी, वो अनफॉर्चुनेट हो गए, एक्स एमपी हो गए। तो हमें शब्दों का जो प्रयोग करते हैं अपने जीवन में और अपने सार्वजनिक जीवन में, उसका बड़ा ध्यान देना चाहिए और उस पर भी देखना चाहिए कि हमारी वाणी के द्वारा, हो सकता है आपकी भावना कुछ और हो, लेकिन आपकी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंच रहा। ओके तहसीन जी, जहां तक वाणी की बात है, शब्दों की बात है, मैं आपकी इस बात से, और मैं खुद भी ये मानता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी के नेता देते हैं। लेकिन राहुल गांधी के केस में एक स्पेशल बात यह है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको सलाह दी थी, जब वो राफेल वाला मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी थी कि भाई जो इस तरह के बयान देते हैं, सोच समझ के बयान, उनके ऊपर पहले ही डेफेमेशन के कई मामले चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं मैं कोई सावरकर थोड़ी माफी मांगूंगा, उसके बावजूद वो इस तरह के बयान देते हैं। क्या ये उनका अहंकार नहीं है? जो जेपी नड्डा जी ने कहा था कि राहुल गांधी जी का अहंकार बहुत बड़ा, क्या उनका अहंकार नहीं बोलता कि वो कहते हैं कि भाई पत्रकार मेरे सामने कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, मैं जो चाहूं मर्जी बोलूं, सब अभिव्यक्ति की आजादी में आना चाहिए? नहीं, अहंकार नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो सवाल लेते हैं, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि जो स्तर है हमारे देश में पॉलिटिकल डिस्कोर्स का और नेताओं का, ये गिर चुका है। माननीय प्रधानमंत्री ने पत्रकारों को बाजार रुका, माननीय प्रधानमंत्री एज सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, वर्तमान प्रधानमंत्री, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। तो वीके सिंह जी ने प्रेस्टिट्यूट कह दिया, अब प्रेस्टिट्यूट क्या है आप भी जानते हैं, शो पर बोलना नहीं चाहिए, तो ये स्तर गिर चुका है। आप देखिए नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक कभी भी ये नहीं हुआ था इस मुल्क में। पहले वाजपेयी जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, नेहरू जी थे, इंदिरा जी थे, जो भी था, इस तरह की भाषा मीडिया के साथ इस तरह का लेवल डिस्कोर्स नहीं था। अब ये डिस्कोर्स गिर गया है, तो इस डिस्कोर्स को हम सबको मिलकर उठाना चाहिए, मैं ये मानता हूं। आरपी सिंह जी, सबकी जिम्मेदारी है उठाने की। देखिए, मैंने कहा ना, तहसीन एक अच्छे वकील भी हैं और अच्छे कांग्रेस एक वो आते हैं, ऐसे एनालिस्ट आते हैं और कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता भी हैं। वो सारी टोपी, जब जो सी टोपी होती है वो पहन लेते हैं। नहीं, इसमें तहसीन, उसमें कोई है नहीं, ये सच है, इसमें कोई शक भी नहीं है। परंतु तहसीन, एक आप ईमानदारी से दिल पे हाथ, मैं जो बार बार कहता हूँ कि आप थोड़ा उसके सलाहकार बन जाओ थोड़े दिन के, तो उनकी मदद हो जाएगी। ये तो मैं भी कहता हूँ। हाँ, मैं भी कहता हूँ, तहसीन जैसे सलाहकार हो तो कांग्रेस जयराम रमेश को थोड़े दिन के लिए नमस्ते कर दो। मुझे हालांकि मेरा निजी कुछ नहीं उसमें, मेरा उनसे कुछ नहीं है। अगर आप बन जाएंगे थोड़ी उनकी मदद हो जाएगी। कब कौन से शब्द कहने उनको, मैं बार बार कहता हूँ, ही इज अडोलसेंट हु पुट हिज फुट इन हिज माउथ अगेन एंड अगेन। वो मतलब सच्चे, हमें केवल शर्म आती है कि एक विपक्षी दल का नेता, 52 साल की उम्र, उसको यही नहीं पता कब क्या कहना, कितना कहना, कहाँ कहना है, ये समझ नहीं आती। कभी वो आलू में से सोना बनाते हैं, कभी कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या भाषा। मैं वो कई शब्द ऐसे नहीं यूज करना चाहता जहां पे दिक्कत होगी जी, परंतु और मेरे पे कल डिफेमेशन केस डाल दो आप पकड़कर। सिंह साहब, पॉलिटिकल लड़ाई कभी भी कोर्ट में नहीं लड़ना चाहिए। संजय जी आपको बताया गया, जो पुराने जमाने के नेता थे कोर्ट नहीं जाते, कभी भी नहीं लड़ना चाहिए। बहुत अब तो आप अभी टीवी पे लड़ेंगे, कोर्ट में नहीं लड़ना चाहिए, तहसीन का फायदा होगा। तहसीन मजाक की बात अपनी जगह है, परंतु किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। आप मतलब कल अगर आप बोलें कि सारे सरदार एक जैसे होते हैं, तो चुपेगा, उसका रिएक्शन भी होगा, उस पर गुस्सा भी आएगा, उस पर नाराजगी भी होगी, उस पर मुकदमेबाजी भी होगी। सरदार को ज्यादा कुछ और शरारत भी करते हैं, परंतु मेरा इसलिए निवेदन है कि कृपा कर ऐसा मत करो। और ये एक नहीं है, उन्होंने बताया कई सारे डिफेमेशन केस हैं, और हो सकता है जो पत्रकार को, जिनको उन्होंने कहा कि बैच लगा कर आओ, और मैं तो अब मुझे कहते हुए थोड़ी गुरेज कर रहा था, मैं कहता हूं, और उसमें से राजदीप सरदेसाई को कह दिया आप तो हमारे ही काम करते हैं, कुछ प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर दी उसके लिए लेकर, अब उसके लिए भी मुसीबत कर दी। तो उनको पता ही नहीं होता कब क्या कहना और क्यों कहना, परंतु कई बार इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं और फिर कोर्ट में माफी मांगने से गुरेज करते हैं। हाँ, ये भी बड़ी बात है। ये गलती हो सकती है, मैं मानता हूं, गलती हो सकती है, गलती के लिए कोर्ट में माफी मांगो। ये मैं मानता हूं कि गलती सबसे हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि देश में एक नेता से दोस्ती इन दिनों और हो रही है आपके, अरविंद केजरीवाल, वो कई बार माफी मांग चुके हैं, आउट ऑफ कॉन्फिडेंस कई बार कर चुके हैं। उनसे सीख लो, अपने अरविंद केजरीवाल से सीख लो आप, कई बार वो माफी मांग चुके हैं। इस मामले में अरविंद केजरीवाल से सचमुच सीखना चाहिए। वो बड़ी से बड़ी बयान दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जाके चुपके से माफी मांग लेते हैं, कहते हैं कि चलो माफ कर दो, खत्म हो जाता है। और इसीलिए वो अब तक जो है किसी भी डेफेमेशन
डिफॉर्मेशन केस से बचे हुए हैं, क्योंकि उनको लिखित में माफी देने में भी कोई गुरेज नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, वो एक जाति को, पूरी जाति को चोर भी बता देते हैं और फिर कहते हैं मैंने जो कुछ कहा सोच समझ कर कहा। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इसमें कोई दो राय नहीं, नेताओं को जबान संभाल कर बोलना चाहिए, लेकिन किसी जाति विशेष को आप चोर कह दें और उसके बाद आप कहें कि मैं सोच समझ के बोलता हूं, तो फिर मुझे लगता है ये अक्षम्य है और ये आपकी एरोगेंस दिखाता है। इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। क्या कुछ कहना था?